नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में जो खबर आ रहा है कि आपने एक व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के मोहम्मद आरिफ और उनके साथ एक सारस पक्षी है जिसकी दोस्ती की खबर आपने सुनी होगी। अब वहां से कुछ मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यूपीएससी के लिए, हमारे लिए वह यह जरूरी है कि जब आप अभी खबर सुन रहे होंगे तो वहां आप जान रहे होंगे कि संरक्षित वन्य जीवों को अपने घर पर पालतू बनाने के लिए उन पर कुछ मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। तो देखेंगे कि इस पर क्या क्या प्रावधान है और संरक्षित वन्य जीवों को पालतू बनाने के संबंध में संविधान क्या कहता है, कानून इस पर क्या कहता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देख लेंगे। देखिए, उससे पहले एक क्वेश्चन, जैसा कि मैं रोज लाता हूं आपके लिए प्रीलिम्स का, तो इस बार जब ये टॉपिक अब आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको यदि ध्यान हो पिछले 2-3 साल पहले आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो 2020-21 के समय ऐसे ही एक बार हाथी बहुत चर्चा में आया था और उसी बार यूपीएससी ने हाथी पर प्रश्न पूछ लिया। तो इस बार सारस चर्चा में है और इसीलिए यह काफ़ी जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो कथन क्या सही है यह देखना है। सारस के संबंध में बात की जा रही है। सारस दुनिया का उड़ने वाला विशाल पक्षी है। इसे 2014 में उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। कौन से कथन सत्य हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इस पर बात करना है आपको। आप पूरा वीडियो इसे ध्यान से देखिए। इसी पूरे वीडियो में इन सभी स्टेटमेंट का जवाब छुपा हुआ है और उसके बाद आप इस पर क्या इसका सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुर्खियों में यह खबर क्यों आ गया कि उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला में मोहम्मद आरिफ और एक सारस पक्षी रहता है, उसकी दोस्ती काफ़ी चर्चा में आ गया था। तो उसको लेकर के लेकिन फिर क्या क्या मसला आया और फिर अगर न्यूज़पेपर की कटिंग पर आप नज़र डालेंगे, आरिफ एंड हिज सारस क्रेन, व्हाट लॉ इज ही बुक्ड अंडर, व्हाट पेनल्टी ही फेसेस। तो उन्हें जुर्माना क्या लग सकता है, उन पर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या क्या बातें की गई है। देखिए, वन विभाग ने क्या किया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 48A के तहत सारस पक्षी को उसके प्राकृतिक वास, वो कहाँ पर पड़ता है, समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनसे यह पक्षी लेकर के, ये सारस पक्षी लेकर के यहाँ पर ये वन अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में, वहां पर सारस पक्षी को जाकर के छोड़ दिया गया है। देखिए, सरकार ने प्रतिक्रिया क्या दिया मोहम्मद आरिफ के बारे में। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जो पक्षी थी घायल थी, उन्होंने उसका देखभाल किया, इलाज कराया, इसकी प्रशंसा की जाती है, सरकार ने प्रशंसा भी की, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के साथ उन्हें संपर्क करना चाहिए था और फिर यह सारस पक्षी उन्हें लौटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा नहीं किया तो अब उनके खिलाफ फिर आपराधिक मुकदमे दायर किए जाएंगे, ऐसा कहना है वन विभाग के अधिकारियों का। और चूंकि सारस पक्षी जो, जैसा कि मैंने बात किया था कि उत्तर प्रदेश का संरक्षित पक्षी भी है, तो ऐसा न करने पर आरिफ के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो यह मामला अभी उभर के सामने आया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। यह तो खबर हो गया, लेकिन इस खबर के बाद हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी होने वाला है, हम उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो सारस पक्षी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, 2014 में उत्तर प्रदेश का यह राजकीय पक्षी घोषित कर दिया गया था। यह दुनिया का उड़ने वाला पक्षियों में सबसे विशाल पक्षी है। मतलब यह एक ऐसी विशाल पक्षी है जो उड़ सकती है। इसकी आप हाइट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची कौन सी है, 4। अगर यहाँ 2, 3 हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो गलत ना हो। अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियां संरक्षित हैं। इसमें जितनी भी लिस्टेड प्रजातियां हैं, स्पीसीज, उन्हें संरक्षित किया गया है और यदि ऐसा नहीं करता है कोई व्यक्ति तो दंड होगा। हालांकि इसमें दंड का प्रावधान जो है वह कम है। IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल के रूप में भी इसे सूचीबद्ध किया गया है और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में सूचीबद्ध भी इसे किया गया है। यहाँ से जो ये 2-3 पॉइंट हैं, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। विश्व वन्यजीव कोष WWF के अनुसार भारत में इनकी आबादी लगातार घट रही है। किसकी, सारस पक्षी की आबादी घट रही है। भारत में इनकी संख्या लगभग 15,000 से 20,000 ही अब बचा हुआ है
और जिसमें से अधिकांशतः उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसे अपना राजकीय पक्षी भी घोषित कर दिया है। प्राकृतिक आवास इसका कहाँ पड़ता है, इसे देखिए। यह क्या है, आमतौर पर आर्द्रभूमि जैसे जगहों पर रहता है। यानी कि आर्द्रभूमि कहने का मतलब है वह स्थान जहां पर दलदल हो, यानी कि थोड़ा कीचड़ हो और थोड़ी सी पानी हो और थोड़ी सी भूमि हो, तो दलदली भूमि जो बन जाती है वो ऐसे जगहों पर सारस पक्षी रहना पसंद करते हैं। खुले, गीले और सूखे घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों, दलदलों और तालाबों में भी निवास करते हैं। यह हो गया इसका प्राकृतिक आवास की बात की गई है। और किन जगहों पर पूरे विश्व में यह पाया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें अगर, तो भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान में यह पाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करें तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार में भी। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कुछ संख्या में पाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, यह समझ लीजिए। भारत में पाए जाने वाला जो सारस पक्षी है वह यहाँ का अस्थायी प्रवासी होता है, मतलब कहीं बाहर से नहीं आया है, वह यहीं पर उसका प्रवास होता है, अस्थायी है। आप यदि रामायण की बात जानते हैं, और रामायण में भी वाल्मीकि रामायण की अगर आप बात करेंगे, तो वाल्मीकि रामायण की जो प्रथम कविता है, ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि रामायण की शुरुआत जो है सारस पक्षी के एक घटना को लेकर के हुआ था। यानी कि वाल्मीकि सवेरे जो है, ऐसा किंवदंती है, कथा है कि एक नदी में स्नान करने गए और उन्होंने देखा कि वहां पर एक सारस पक्षी मृत पाया हुआ है। मतलब एक पेड़ था, कपल्स थे सारस पक्षी का, एक पक्षी मृत था और दूसरा उसके वियोग में तरफ तरफ के जान दे दिया। तो वहां से रामायण की जो है बात शुरू हो गई और वाल्मीकि जी ने वहीं से रामायण की रचना की, ऐसा माना जाता है। तो सांस्कृतिक महत्व भी इस पक्षी का काफी अधिक हो जाता है। अब इससे संबंधित और कुछ प्रावधान है, उसे देखिए। और खास करके अब हम चलेंगे कि इसके संबंध में कानून क्या कहता है, क्या सब बातें हैं। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत जंगली पक्षियों क्या क्या है, तो जंगली पक्षी है, सरीसृपों, उसके अंडों या घोंसलों को यदि आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो 3 से 7 वर्ष की कैद हो सकता है और 25,000 रुपये तक का आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। या फिर संभव हो कि आपको कैद भी हो और जुर्माना भी, दोनों ही देना पड़ जाए। किसी संरक्षित पशु या पक्षी को यदि आप लोहे या जंजीर या किसी रस्सी से बांध करके रखते हैं तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना है कैसे, तो संरक्षित पशु या पक्षी होता है उस स्थिति में, सभी पशु पक्षियों की स्थिति में ऐसा नहीं है। इस मामले में 3 महीने की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस मामले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11A के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसे हम समझ लेते हैं। यदि आप अपने पालतू जानवर, आपने कोई रखा है, आप उसे भूखा रखते हैं, मारते पीटते हैं या उसे लावारिस की तरह छोड़ देते हैं, तब आप, और उस स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है, तब आपको सजा हो सकता है और सजा जो है 3 माह की जेल हो सकती है। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत कुछ जानवरों के अवैध शिकार और उनकी खाल या शरीर के किसी अन्य हिस्से के व्यापार पर भी रोक लगाया गया है। ऐसे संरक्षित जानवर जिनको लिस्टेड किया गया है, जो विलुप्तता के कगार पे हैं, उनका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह गैर कानूनी है, आपको सजा मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु किए गए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, जरा इस पर नजर डालते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A के तहत कुछ बातें की गई है और कहा गया है कि राज्य को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करे और वन्य जीव और वनों की रक्षा करने की उपाय करे। 1976 में जब 42वें संशोधन हुआ था संविधान का, उस वक्त यह चीज संविधान के अंश में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51A, आप जानते हैं, यह फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। हमारे संविधान में 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें से एक यह भी है। तो 51A के तहत, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखिए। तो 51A के तहत भारत के लोगों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करता है। कितने कर्तव्य? 11। उनमें से एक क्या है? वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों की प्रति दया का भाव रखना भी शामिल किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उसे एक नजर में देख लेते हैं। यह अधिनियम जो है, देखिए सबसे पहले तो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो आप इस बार की जो यूपीएससी होने वाली है प्रीलिम्स, उसके लिए इस अधिनियम को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरी संभावना बनेगी इस बार
ठीक है, तो यह अधिनियम जो है जानवरों, पक्षियों और पौधों की एक सूचीबद्ध प्रजातियों की सुरक्षा के लिए और देश में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में एक नेटवर्क की स्थापना करने की बात करता है। इस अधिनियम के तहत इसमें 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 के द्वितीय भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और इनके तहत अपराधों के उच्चतम दंड निर्धारित की जाती है। इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत। यदि आप उस सुरक्षा को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, यदि आप ऐसा अपराध करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा और दंड काफी सख्त हो सकता है। यहाँ पर अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी संरक्षण प्रदान की बात करता है, लेकिन इसमें क्या है, यदि आप अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के तहत दोषी पाए जाते हैं तो दंड होगा, लेकिन दंड का प्रावधान उतना सख्त नहीं होगा, दंड कम होगा आपको। अनुसूची 5 में वह जानवर शामिल है जिनका शिकार किया जा सकता है और छठी अनुसूची में जो भी शामिल पौधे की खेती और रोपण पर यहाँ पर रोक लगाने की बात करता है। कौन? अनुसूची 6। पहली बार देश के लुप्तप्राय वन्यजीवों की एक व्यापक सूची भी इसी अधिनियम के तहत तैयार किया गया था। अधिनियम ने लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगा दी है। ऐसे प्रजाति जो विलुप्तता के कगार पे हैं, जो अब हमारे बीच बहुत कम संख्या जिनकी बची है, यानी कि उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है, उनके शिकार पर यह अधिनियम रोक लगाने की बात करता है। अनुसूचित पशुओं को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि अब इनका व्यापार नहीं कर सकते। कौन से? जिन्हें लिस्टेड पशु कर दिया गया है। वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का प्रावधान यह अधिनियम करता है कि आप अधिक से अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना कीजिए और वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कीजिए। ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि ये जो पशु हैं, पक्षी हैं, जिन्हें अनुसूचित किया गया है, जो पर्यावरण में विलुप्तता के कगार पे हैं, उनको आवास मिल सके। इसके प्रावधानों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का भी मार्ग प्रशस्त जो है इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था। यह भारत में चिड़ियाघरों की निगरानी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय होती है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इस अधिनियम की कुछ और बातें हैं, उन पहलुओं पर नजर दौड़ाते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन जो है इसी अधिनियम के तहत किया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक सलाहकार बोर्ड है। कौन सा बोर्ड? यह जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, यह एक सलाहकारी की भूमिका में होती है। सलाहकार भूमिका कहने का मतलब है कि इसके जो भी सलाह होते हैं वह पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि मान्य ही हो जाएगा। संभव है कि इसके बहुत सारे सलाह मान्य नहीं होंगे, ठीक है, मतलब बाध्यकारी नहीं होता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार को यह सलाह भी देने का काम करती है। यह वन्य जीवन, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों आदि की परियोजनाओं से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करने वाली शीर्ष निकाय भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हमने पूरी डिटेल से देख लिया है। देखिए, कोई भी न्यूज जब चर्चा में आता है तो वहां से हमें जरूरी ये हो जाता है कि हम वहां से यह देखें कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर सारस पक्षी की बात की गई है, अब जब यहाँ पर वन्य जीव की बात की गई है, तो यूपीएससी के लिए ये फेवरेट होगा और 1972 का जो अधिनियम है वह काफी चर्चा में रह सकता है। तो अब आप इस प्रश्न को देख लीजिए, सारस दुनिया का उड़ने वाला विशाल पक्षी है, सही या गलत? हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया है। इसे 2014 में उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया गया था, इस पर हमने बात की है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसी की बात मैं कह रहा हूं कि यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिए। 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। कौन? सारस पक्षी की बात की जा रही है। तो अब आपको देखना है कि इस 3 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, और यहाँ पर जो भी सत्य स्टेटमेंट हो, कथन, उसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में उपरोक्त सभी, यानी कि सभी तीनों स्टेटमेंट सही है। जो भी आपको सही उत्तर लगे आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका स्वागत है। यह वीडियो कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया भी आप जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी चर्चा आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी। अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।